वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगी। इसी वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखना समझाऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे, ताकि अलग अलग वीडियो देखकर आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 5 पर चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है राख की रस्सी। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है एक लोक कथा है। अब बच्चों, पहले ये जानना ज़रूरी है कि लोक कथा किसे कहते हैं। तो बच्चों, लोक कथा ऐसी कहानियों को कहते हैं जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती है। जैसे कि हम कुछ कहानियाँ अपने दादा से सुनते हैं, दादा उस कहानी को अपने पिताजी से सुनते आ रहे होते हैं, उनके पिताजी से सुनते आ रहे होते हैं। समझ में आया कि लोक कथा कैसी कहानियों को कहते हैं? जो कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही होती है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती है, तो ऐसी कहानियाँ लोक कथा कहलाती हैं। बच्चों, लोक कथाएँ किसी भी देश की, किसी भी जगह की हो सकती हैं, जैसे कि हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, तिब्बत की, श्रीलंका की, मुंबई की, महाराष्ट्र की। इतनी बात समझ में आई। अब बच्चों, जो लोक कथाएँ होती हैं उसके अंदर किसी भी जगह के रीति रिवाजों को बताया जाता है, वहाँ के रहन सहन को बताया जाता है, वहाँ के चाल चलन को बताया जाता है, वहाँ की खाने पीने की चीज़ों के बारे में बताया जाता है। समझ में आ गया कि लोक कथा क्या है? बहुत पुरानी कहानियाँ होती हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है तिब्बत की एक लोक कथा है। अब बच्चों, तिब्बत क्या है? तिब्बत एक देश है जो कि बहुत ठंडा देश है और ऊंची जगहों पर बना हुआ देश है। यानी कि देखो बच्चों, तिब्बत कहाँ पर है? देखो बच्चों, एक तो मैदानी इलाके होते हैं, यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको। देखो बच्चों, एक तो मैदानी इलाके होते हैं बच्चों, समझ में आया है ना। अब मैदान से थोड़े ऊंचे क्या होते हैं? पठार होते हैं, और पठार से थोड़े ऊंचे होते हैं पहाड़। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, पठार वाला, इन जगहों, ऐसी जगह पर तिब्बत बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा और बर्फीला इलाका है। समझ में आया बच्चों? जगहें कैसी कैसी होती हैं? मैदानी इलाकों में होती हैं, पठार पर होती हैं रहने की जगह, और पहाड़ पर भी होती है। तो बच्चों, जो तिब्बत का इलाका है वो किस जगह पर बना हुआ है? पठार पर बना हुआ है। तो ये जो चैप्टर है तिब्बत देश की एक कहानी है जिसका नाम है राख की रस्सी। अब बच्चों, राख तो सभी बच्चे जानते हैं कि किसे कहते हैं। आपने देखा होगा कि सिगरेट, बीड़ी या अगरबत्ती या कोई भी चीज़ जलने के बाद राख राख सी बचती है, देख धूल धूल सी बचती है, तो वही राख कहलाती है। तो इस चैप्टर का नाम है राख की रस्सी। तो बच्चों, ये जो कहानी है, एक मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है लोनपो गार। नाम मेरे साथ दोहराएंगे, लोनपो गार। मंत्री का क्या नाम है बच्चों? लोनपो गार है, जो कि तिब्बत के मंत्री हैं। तो जो लोनपो गार होते हैं अपने बेटे को होशियार बनाने के लिए शहर भेजते हैं भेड़े लेकर, ताकि उनका बच्चा होशियार बन सके। समझ में आया कि ये कहानी किसकी है? लोनपो गार की है, जो कि तिब्बत के मंत्री हैं। मंत्री का क्या नाम है बच्चों? लोनपो गार है। तो यहाँ पर लिखा है कि लोनपो गार तिब्बत के 32वें का मतलब क्या हो गया बच्चों? 32वें। ठीक। लोनपो गार कौन है? तिब्बत के 32वें राजा सोन गफसोन गांपो के मंत्री थे। किसके मंत्री थे लोनपो गार बच्चों? सोन गफसेन गापो के मंत्री थे। कौन? लोनपो गार। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए बहुत दूर दूर तक मशहूर थे। कौन मशहूर थे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए? लोनपो गार। हाजिर जवाबी का मतलब बच्चों क्या होता है? किसी बात को तुरंत सोच लेने की क्षमता, यानी कि किसी भी समस्या का समाधान ऐसे लोगों के पास तुरंत हो जाता है, वो हाजिर जवाब होते हैं। ऐसे लोगों को हाजिर जवाब कहते हैं, जो कि हर बात का जवाब तुरंत देने की क्षमता रखते हैं। तो जो लोनपो गार थे बच्चों, अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए बहुत दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। अब बच्चों, मशहूर किसे कहते हैं? प्रसिद्ध को कहते हैं। याद रखोगे कि मशहूर का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। तो यहाँ पर मैंने वर्ड मीनिंग भी लिख दिए हैं। मशहूर कहते हैं प्रसिद्ध को।
तो वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि उनकी होशियारी के सामने कोई भी टिक ना पाता था। टिक ना पाने का मतलब है हार जाना, यानी कि उनकी इंटेलिजेंसी की वजह से हर कोई उनके सामने हार मान लेता था। इनकी जो ज़िंदगी थी चैन से आराम से बीत रही थी, किसकी? लोनपोगार की। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। अब बच्चों समझ में आया कि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी, मगर जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो वो अपने बेटे की फ़िक्र के अंदर लग गए। कारण क्या था कि इनका जो बेटा था वे बहुत भोला भाला था। होशियारी उसे छू कर भी ना गई थी। होशियारी का मतलब क्या होता है बच्चों? बुद्धिमानी, इंटेलिजेंट होना। तो जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा भोला भाला था, मासूम था, और उसकी इस मासूमियत को देखकर जो लोनपोगार थे वो बहुत ज़्यादा चिंता में यानी कि फ़िक्र में लगे रहते थे। अब लोनपोगार ने यानी कि मंत्री ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? क्या सोचा राजा ने कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा, क्योंकि मेरा बच्चा तो बहुत सीधा साधा है। तो उन्हें इसी बात की चिंता लगी रहती थी कि मैं अपने बच्चे को होशियार यानी कि बुद्धिमान किस तरह से बनाऊं। बच्चों ये सभी वर्ड मीनिंग आप हैंड टू हैंड अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना। तो एक दिन लोनपोगार यानी कि मंत्री ने अपने बेटे को 100 भेड़े, भेड़ किसे कहते हैं पता होगा कि शिप को कहते हैं, वाली पोयम सुनी होगी आपने, बाबा बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल वाली, तो उसमें आपने भेड़ देखी होगी। तो यहाँ पर लिखा है कि एक दिन मंत्री ने अपने बेटे को क्या किया कि 100 भेड़े देते हुए कहा कि तुम इन्हें लेकर शहर चले जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना है 100 जौ के बोरों के साथ। क्या कहा लोनपोगार ने अपने बेटे से कि मैं तुम्हें ये 100 भेड़े दे रहा हूँ, इन 100 की 100 भेड़ों को तुम लेकर शहर चले जाओ, मगर ये भेड़ें मरनी नहीं चाहिए और ना ही तुम्हें इन भेड़ों को बेचना है, और जब तुम वापस आओ तो साथ में जौ के 100 बोरे भी लेकर आना। अब बच्चों जौ किसे कहते हैं? अनाज को कहते हैं। जैसे गेहूँ होता है वैसा ही जौ होता है, मगर जो थोड़ा खुरदुरा होता है, और गेहूँ बिल्कुल चिकना होता है, मगर देखने में सेम होते हैं दोनों, बस ये थोड़ा मोटा अनाज होता है, इसे जौ कहते हैं। तो बच्चों उस लोनपोगार ने बेटे से क्या बोला था कि वापस आते समय अपने साथ 100 जौ के बोरे भी लेकर आना, यानी कि तुम्हें शहर में रहकर कोई काम धंधा भी करना होगा और इन भेड़ों को मारना और बेचना भी नहीं है। अगर तुम खाली हाथ आ गए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। रवाना करने का मतलब क्या होता है बच्चों? भेजना। अब बच्चों जो लोनपोगार का बेटा था वो शहर पहुंच गया, मगर जब उनके पिताजी ने उसको शहर भेजा था तो साथ में उसे एक भी पैसा लेकर नहीं भेजा था, सिर्फ 100 भेड़े साथ में लेकर भेजा था। तो इस वजह से उसके पास एक भी पैसा नहीं था। वो इस समस्या यानी कि इस परेशानी पर सोच विचार करने के लिए लड़का सड़क के किनारे बैठ गया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर कोई हल यानी कि कोई सल्यूशन, हल किसे कहते हैं? सल्यूशन यानी कि या फिर दशा को। तो कोई भी हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, अब वो क्या करे, और वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और उससे कहने लगी कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल यानी कि अपनी दशा कह सुनाया कि मेरे पिताजी ने इस तरह से मुझे शहर भेजा है और मेरे पास कोई पैसा नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। लड़की ने क्या कहा उस लड़के से जो उसे सड़क किनारे मिली थी कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, हर समस्या का एक समाधान होता है, तो इसका हल मैं निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाज़ार में बेच दिया, क्योंकि बच्चों जो भेड़ों के बाल होते हैं उससे ऊन वगैरह चीज़ें बनाई जाती हैं, कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो लड़की ने भेड़ों के बालों को बाज़ार में बेच दिया और उससे लड़के के पास पैसे आ गए। क्या ख़रीदने के लिए? जौ के बोरे ख़रीदने के लिए।
लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब बच्चों, आप बीती क्या होती है? अपने आप पर होने वाली घटना। समझ में आया कि लोनपोगार का जो बेटा था वो सोच रहा था कि मैंने 100 जौ के बोरे ख़रीद लिए हैं, अब पिताजी बहुत खुश होंगे। मगर जब उसकी आप बीती सुनी तो उस पर उसके पिताजी ने यानी कि मंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे ही लेकर लौटना, वरना मैं तुम्हें दोबारा घर में घुसने नहीं दूंगा। तो अब फिर से मंत्री का बेटा शहर की तरफ रवाना हुआ। आगे है, यकीन किसे कहते हैं बच्चों? भरोसे को कहते हैं। एक बार फिर निराश, यानी कि निराश का मतलब क्या है बच्चों? बहुत ज़्यादा परेशान होकर, हार मानकर लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह पर जा बैठा जिस जगह पर वो पहले बैठा था। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वे लड़की उसकी मदद के लिए दोबारा ज़रूर आएगी, और वो लड़की दोबारा आई। उसने अपनी मुश्किल, फिर दोबारा से अपनी मुश्किल लोनपोगार के बेटे ने उस लड़की को सुना दी कि मेरे पिताजी भेड़ों के बाल बेचने से खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे एक बार फिर दोबारा शहर भेजा है और कहा है कि जौ के 100 बोरे लेकर आओ, मगर मेरे पास इस बार भी पैसे नहीं हैं। तो लड़की बोली कि इसके लिए भी एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उसने 100 बोरे जौ के खरीद लिए। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे दोबारा घर भेज दिया। सौंपने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को किसी को दे देना। तो बच्चों, लड़की ने इस बार क्या किया कि भेड़ों के सींग कटवा कर उनको बेच दिए, क्योंकि सींगों से भी बहुत अच्छी सजावट की चीज़ें बनाई जाती थी जो कि बाज़ार में आसानी से बिक गई। और उसके बेटे के पास इतने पैसे आ गए कि उसने दोबारा से 100 जौ के बोरों को ख़रीद लिया। अब भेड़ों और जौ के बोरों के साथ पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत खुश था। अपने विजयी भाव का मतलब होता है बच्चों जीत की भावना के साथ उसने इस बार भी अपने पिता को यानी कि मंत्री को सारी कहानी सुनाई। और इस कहानी को सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। क्या कहा कि जो राजा थे वो इस बात से बिल्कुल नाखुश थे कि लड़की बार बार उनके बेटे की मदद कर देती है, क्योंकि वो अपने लड़के को तो उसके दिमाग से इंटेलिजेंट बनाना चाहते थे। तो इस बार मंत्री ने क्या कहा कि उस लड़के से कहा कि जो लड़की तुम्हारी मदद करती है उससे कहना कि हमें 9 हाथ लंबी एक राख की रस्सी बना कर दे। अब बच्चों, राख क्या होती है? ज़रा सी भी फूंक उड़े तो वो तो हवा के अंदर उड़ जाती है। तो राख की रस्सी बनाना तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम था। तो राजा ने चालाकी दिखाते हुए कहा था कि राख की रस्सी बनाकर दे। उस लड़की से कहना। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश यानी कि सूचना दोहरा दी कि मेरे पिताजी ने तुमसे ऐसी शर्त रखी है। तो लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वो अपने गले में पहननी होगी। क्या शर्त रखी लड़की ने कि मैं राख की रस्सी बना दूंगी मगर उस रस्सी को पिताजी को तुम्हारे अपने गले में पहननी पड़ेगी। तो लोनपोगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी तो बनना असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। किसने? मंत्री के बेटे ने उस लड़की की शर्त को मंजूर कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त को मानता हूँ कि इस रस्सी को मेरे पिताजी अपने गले में पहनेंगे। अब बच्चों, राख के जो वर्ड मीनिंग है उसे क्या लिखोगे कि लकड़ी जलने के बाद बचे अवशेष को राख कहते हैं। शर्त कहते हैं अपनी बात मनवाने के लिए किया जाने वाला करार। अब बच्चों, अगले दिन लड़की ने क्या किया कि 9 हाथ लंबी रस्सी ली। समझ में आया? 9 हाथ लंबी मतलब कि देखो 9 हाथ लंबी रस्सी की लंबाई कितनी होगी। देखो जैसे कि हमने रस्सी पर पहले एक बार इतने हाथ को नाप लिया, फिर दूसरी बार,
फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, ऐसे ही इस लंबाई को 9 बार उसने रस्सी पर नाप लिया। अब उसने क्या किया कि उसे पत्थर के सिल पर रखा। सिलबट्टा आपने देखा है, समझ में आया। और क्या किया कि रस्सी को पत्थर के सिल पर रखकर जला दिया। सिल किसे कहते हैं? पत्थर के लंबे टुकड़े को कहते हैं बच्चों सील। जब उसने रस्सी को सिल पर जलाया तो रस्सी क्या हो गई? जल गई, मगर रस्सी की जो राख थी वो सिल पर ऐसी की ऐसी बची रही। इसे वे सिल समेत लोनपोगार के पास ले गए, यानी कि जो राख रस्सी की सिल पर बनी हुई थी, बची थी रस्सी की शेप की जो राख थी, वो इस राख को सिल पर रखे रखे लोनपोगार के पास ले गई और उसने इसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देकर चकित यानी कि हैरान रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वे टूट जाएगी। अब जो मंत्री थे, लड़की की समझदारी के सामने उस मंत्री की भी जो चालाकी थी, होशियारी थी, वो भी धरी की धरी रह गई। धरी की धरी रह गई बच्चों एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि वैसे की वैसे रह जाना। अब जो बच्चों लोनपोगार थे, उन्होंने क्या किया कि बिना वक्त गंवाए उस लड़की से अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव यानी कि अपनी बात किसी के सामने रखना। याद रखोगे, प्रस्ताव का मतलब है अपनी बात किसी के सामने रखना। तो शादी का प्रस्ताव उन्होंने लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से लोनपोगार के बेटे और उस लड़की की आपस के अंदर शादी हो गई। तो बच्चों ये जो लोक कथा थी कहाँ की थी? तिब्बत की थी। अब बच्चों इसी चैप्टर का एक दूसरा पार्ट है जिसका नाम है दुनिया की छत, और ये चैप्टर ये पार्ट सिर्फ पढ़ने के लिए है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ऐसा नोटिस यहाँ पर इस जगह पर बुक के अंदर लिखा गया है कि दुनिया की छत बच्चों को तिब्बत के बारे में जानकारी देने के लिए दिया गया है। इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएं, यानी कि एग्ज़ाम में इस वाले पार्ट से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, मगर तिब्बत के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस छोटे से पार्ट को पढ़ाया गया है। तो पढ़कर सुनाती हूँ। किसी भी लोक कथा को यानी कि पुरानी कहानी को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु यानी कि मौसम, रहन सहन, वहाँ का खाना पीना, वहाँ की संस्कृति यानी कि रीति रिवाजों को समझना उपयोगी होता है। समझ में आया कि किसी भी जगह की लोक कथा को समझने के लिए किसी भी इलाके के कल्चर यानी कि रहन सहन को समझना ज़रूरी होता है। जिस इलाके में लोक कथा सुनाई जाती है, तो राख की रस्सी जो लोक कथा है वो तिब्बत से जुड़ी है, संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। याद रखोगे कि बच्चों तिब्बत को क्या कहा जाता है? दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि ये पठार पर बनी हुई है, ऊंचे इलाके पर, ऊंची जगह पर बना हुआ इलाका है ये, तो इसी वजह से तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है। पठार क्या होते हैं बच्चों? ज़मीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा होता है लेकिन पहाड़ों से नीचा होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। तो तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो कि हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की एक खासियत ये है कि ये कई रंगों के हैं, यानी कि बच्चों जो तिब्बत में पहाड़ हैं वो कई रंगों के हैं, जैसे कि भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी आदि। और इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी भी है और खनिज पदार्थ भी हैं। बच्चों खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? मिनरल्स को कहते हैं। किसे कहते हैं? मिनरल्स को कहते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीज, और भी बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं जैसे कि लौह तत्व वगैरह। तो सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से ये पहाड़ अनोखे रंगों के अंदर चमकते हैं, क्योंकि इन पहाड़ों में क्या है? मिनरल्स हैं, और मिनरल्स जो होते हैं वो धूप के अंदर चमकते हैं। तो जब इन पहाड़ों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये अद्भुत रंग से चमकते हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है। तिब्बत के अंदर जो हवाएं चलती हैं वो बहुत खुशक है, क्योंकि यहाँ पर बरसात और बर्फ़बारी कम होती है, इसी वजह से यहाँ पर नमी भी कम है। खुशक मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। तिब्बत का जो पूर्वी भाग है ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं
और इन जंगलों के अंदर बहुत बहुत किस्म के पशु पक्षी और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पूर्वी हिस्से में तिब्बत की जो मिट्टी है कहीं पर रेतीली है, कहीं लाल है, कहीं पीली है, तो कहीं पर लाल है। अब बच्चों, जो तिब्बत है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत ठंड है और ये एक ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसे लगता है कि किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज़ ठंडी हवा चल रही हो। इसलिए यहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम और गर्म कपड़े पहनकर रखते हैं, क्योंकि बच्चों तिब्बत एक बहुत ठंडा इलाका है। तिब्बत के लोगों की घर बनाने की जो कारीगरी है वो भी अनोखी है, यानी कि यहाँ की जो घर हैं वो भी बहुत अनोखे बने होते हैं। यहाँ लकड़ी के बने हुए घर होते हैं जो कि कई मंजिल के होते हैं, क्योंकि लकड़ी से ठंड से बचा जाता है। अब लोग पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं यहाँ पर, मगर पहले जो घर बनते थे वो लकड़ी के बने होते थे। ट्रेडिशनल ढंग से पुराने ज़माने के घर होते थे। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ी झुकी होती हैं ताकि भूकंप आने के समय वो सेव हो सके। तो बच्चों, जो तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है ल्हासा। याद रखोगे, तिब्बत के सबसे बड़े शहर का नाम है ल्हासा। मेरे साथ दोहराएंगे, ल्हासा, जो कि 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यही कारण है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। ल्हासा क्या है बच्चों? दुनिया का सबसे ऊंचा शहर है। कपड़े तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाज़ार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बत का दिल माना जाता है। याद रखोगे कि ल्हासा को तिब्बत का दिल माना जाता है। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। भोला भाला, तो यहाँ पर लिखा है कि तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित यानी कि फिक्र में रहते थे। तो पहला प्रश्न है कि तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों को सोचकर परेशान होते थे। पहले प्रश्न का मतलब समझ में आया कि जो मंत्री थे वो अपने बेटे के बारे में किन किन बातों को सोचकर परेशान होते थे। तो यहाँ पर लिखोगे कि मेरे विचार से वे ये सोचकर परेशान होते होंगे कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख बना के धन संपत्ति ना ले ले और वो पैसे कैसे कमाएगा। समझ में आया कि वो किन बातों को सोचकर परेशान होते थे कि वो सोचते होंगे कि कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख बना के धन संपत्ति ना ले ले और वो पैसे कैसे कमाएगा, क्योंकि वो बहुत भोला था। यहाँ पर लिख देना वह। अब बच्चों, अगला प्रश्न है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। समझ में आया कि अपने बेटे के लिए आप चिंता में रहते हो, तो अपने बेटे के लिए अगर तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। तो लिखोगी, मैं यदि तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो बेटे को स्नेहपूर्वक यानी कि प्यार से दुनियादारी समझाती और लोगों की पहचान करना सिखाती। क्या करती? बच्चे को अपने स्नेहपूर्वक दुनियादारी समझाती और लोगों की पहचान करना समझाती। अब है बच्चों शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो पहला प्रश्न है कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। तो आंसर लिखोगे कि मंत्री लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर दुनियादारी की समझ व पैसे कमाने के तरीके की समझ लेने के लिए शहर भेजा था। समझ में आ गया? तो बच्चों पूरा आंसर ध्यान से लिख लेना कि मंत्री लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर दुनियादारी की समझ व पैसे कमाने के तरीके की समझ लेने के लिए भेजा था। बच्चों वीडियो को पॉज करके हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसर याद से आप लिख लेना। अगला प्रश्न है कि उसने यानी कि मंत्री ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा था। तो आप आंसर में लिखोगे कि बच्चों आगे का तो आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा कि मंत्री अपने बेटे को होशियार और चालाक बनाना चाहते थे,
इसलिए उसने भेड़ों से पैसा कैसे कमाया जाए ये सीख देने के लिए अपने बेटे को शहर भेजा था। समझ में आया कि भेड़ों से पैसा कैसे कमाया जाए, ये सीख लेने के लिए मंत्री ने अपने बेटे को शहर भेजा था। अगला प्रश्न है कि तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? तो क्या लिखोगे कि देखो इसका आंसर तो यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे। तो लिखोगे मेरे घर के बड़े लोग यानी कि दादाजी और दादी जी पहले अपने गांव में रहते थे। अब घर में पता करो। अब है आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। तो यहाँ पर लिखोगे कि मेरे पापा के मामा जी ने भी शहर में मकान खरीद कर वहाँ बस गए। समझ में आया कि मेरे पापा के मामा जी भी, क्या लिखोगे, मामा जी भी शहर में मकान खरीद कर वहाँ बस गए। अब उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं और क्यों खुश हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि मामा जी अपने निर्णय से खुश हैं क्योंकि उन्हें शहर में रोज़गार के अवसर और अनेक सुविधाएं मिलती हैं, इसी वजह से मामा जी अपने निर्णय से खुश हैं। आगे है कि अब इस बारे में एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। तो मामा जी से बात कर ली, वो खुश हैं। आंटी जी भी खुश हैं क्योंकि उन्हें भी नए अवसर मिले हैं शहर में रहकर, और बच्चे भी खुश हैं क्योंकि उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका यानी कि अवसर मिला है। अब है बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न। अब है बच्चों, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों जौ भी गेहूं की तरह होता है, इसकी भी रोटी बनाई जाती है, इसका भी सत्तू बनाया जाता है और इसको सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके और दूसरे अनाजों के आपको नाम लिखने हैं। जैसे कि बच्चों गेहूं के अंदर आता है मक्का और ज्वार क्या है, ये है गेहूं। इसी तरह से जो कौन कौन से होते हैं, जो बाजरा, चावल और धान। समझ में आया। अब बच्चों जो तीसरा प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो गेहूं और अनाज होते हैं, गेहूं और जो अनाज होते हैं, और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जो अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। समझ में आया बच्चों कि गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाज हैं, जैसे कि हम सेब और संतरे को क्या कहेंगे कि ये अलग अलग किस्म के फल हैं। इसी तरह से गेहूं और जौ क्या है, अलग अलग किस्म के अनाज हैं। तो ऐसे नामों को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत सारे फलों को एक साथ नाम लेंगे तो ये सभी नाम क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। और अनाज क्या है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा है। अनाज क्या है, क्योंकि अनाज में सभी तरह के अनाज, राजमा, चावल, दाल, ये सभी आते हैं, तो ये कहलाएंगे जातिवाचक संज्ञा। इसी जैसे कि हम फल का नाम लेंगे तो फलों में सभी किस्म के फल आ जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं के अंदर करो। समझ में आया कि यहाँ पर आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा क्या है। देखो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी, गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार। समझ में आया, क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, आम, केला, सेब, रिमझिम, हमारी दुनिया और वसंत। एक बार और अच्छे से समझाती हूँ बच्चों। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जैसे कि हम फल के अंदर बहुत सारे फल आते हैं, आम, सेब, केला, है ना, तो ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और फल क्या है, फल होगी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि फल के अंदर सभी किस्म के फल आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा
और जातिवाचक संज्ञा को छांट कर लिखना है। देखो, जैसे कि तांबा, तांबा, लेह, खिचड़ी और शेरवानी, क्या है ये सभी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बच्चों तांबे। और बच्चों जातिवाचक संज्ञा क्या होगी? धातु, क्योंकि धातु के अंदर कोई भी धातु हो सकती है। तांबा, लोहा, पीतल, चांदी, सोना, है ना। इसी तरीके से शहर क्या है? शहर भी जातिवाचक है, क्योंकि शहर कोई भी हो सकता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, उड़ीसा, अहमदाबाद। और भोजन भी क्या है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि भोजन में तो दाल, रोटी, सब्जी, सभी तरह की खाने की चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरीके से वेशभूषा है। वेशभूषा के अंदर क्या है? वेशभूषा के अंदर बच्चों सभी तरह के कपड़े हो सकते हैं, लहंगा, चुन्नी, स्कर्ट, पैंट, शर्ट। तो ये सभी क्या होंगी? जातिवाचक संज्ञाएं, जिससे बहुत सारे ग्रुप की चीज़ों के बारे में पता चलता है, वो सभी हैं जातिवाचक संज्ञा। और जिनसे एक ही चीज़ के बारे में पता चलता है, एक ही कैटेगरी के बारे में पता चलता है, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इन्हें मैंने छांट कर लिख दिया है कि तांबा, लेह, खिचड़ी और शेरवानी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसी तरह से है, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आपको खुद लिखनी है। यानी कि यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा लिखी है उसके लिए आपको 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है। जैसे कि धातु के लिए अब 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखो। तो धातु में लोहा, पीतल, तांबा, क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि धातु में तो कोई भी धातु आ सकती है। अब शहर के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखो। तो शहर में कोई भी शहर हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश। इसी तरह से भोजन के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखो। जैसे कि भोजन में खीर, खिचड़ी, रोटी, इडली, डोसा, सांभर, कोई भी खाना हो सकता है। इसी तरीके से वेशभूषा के लिए भी आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है। जैसे कि लहंगा, दुपट्टा, कमीज, घाघरा, कोई भी कपड़ा हो सकता है। बच्चों, ये वाला जो प्रश्न है, ये एक्टिविटी है, आप क्लास में खुद पढ़कर करके देख लेंगे कि अपने आपको क्लास में प्रसिद्ध होकर दिखाना है, अपना लोहा मनवाना है। अभी बच्चों प्रश्न 2, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी कि उसके बेटे ने भेड़ों के बाल उतारकर उन्हें बेच दिया था? अपने उत्तर का कारण बताओ। तो आंसर लिखोगे कि मंत्री जी को ये बात ज़रूर पसंद आई होगी, मगर इसमें उनके बेटे की होशियारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को दोबारा भेड़ों के साथ शहर रवाना भेज दिया, ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक बार और मौका मिल सके, क्योंकि पहले जो उसने होशियारी दिखाई थी उसमें उसने किसी की मदद ली थी। अब बच्चों अगला प्रश्न है, सींग और जों। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में उसने भेड़ों के सींग बेच दिए। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बाल और सींगों का क्या किया होगा? तो आंसर में लिखोगे कि भेड़ों के बाल से उन्होंने ऊन बनाई होगी, जिससे उन्होंने स्वेटर, शाल जैसे गर्म कपड़े बनाए होंगे, और भेड़ों के सींग से उन्होंने सजावट की चीज़ें और औजारों को बनाया होगा। अगला है बच्चों, नीचे कहानी के कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? जैसे कि पहला वाक्य है कि चैन से ज़िंदगी चल रही थी, तो इस बात को आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो कि सुकून से ज़िंदगी बीत रही थी। अगला वाक्य है, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। अब इसी चीज़ को आप कैसे लिखोगे कि वे बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं था। अगला है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। कैसे लिखोगे कि मैं इसका उपाय बताती हूँ। अगला है, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, यानी कि उन्हें अपनी चालाकी काम नहीं आई। आप अपने तरीके से अलग भी लिख सकते हो। आगे है बच्चों, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार
और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर तुम किसी को चालाक कहोगे और किसी को होशियार कहोगे? तो देखो बच्चों, कैसे लिखोगे कि होशियार शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थ में होता है, जिसका मतलब होता है समझदार होना। जैसे कि बुरे समय में कैसे समझदारी से काम किया जा सकता है। अब जबकि चालाक शब्द का प्रयोग बुरे अर्थ में किया जाता है, जैसे कि चालाकी से जब कोई किसी को धोखा देकर कुछ छीन लेता है। याद रहेगा कि होशियारी और चालाकी लफ्ज़ में क्या फ़र्क है कि होशियारी का प्रयोग अच्छे अर्थ में होता है और चालाकी का बुरे अर्थ में प्रयोग होता है। आगे है, तुम लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान? तो लड़की बुद्धिमान थी क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके लोनपोगार के बेटे की परेशानी को हल कर दिया था। याद रखोगे कि लड़की क्या थी? बुद्धिमान थी, क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमानी से लोनपोगार के बेटे की परेशानी को हल कर दिया था। तो बच्चों, चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।